साथ मौजूद हैं एससी त्रिपाठी। उनसे हम जानेंगे कि इस स्टॉल में क्या क्या जो चीज़ें हैं वो लगी हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगी, मेरे जो यहाँ पे पीछे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग ब्रीड की मुर्गियाँ हैं, तो इनके बारे में आप बताइए। ये जो आप हमारे इधर देख रही हैं, हमारे पास में मुर्गी की जो विभिन्न प्रजातियां हैं उसके बारे में दिखाया गया। अगर हमको किसानों की आय को दुगनी करना है, बढ़ाना है, तो मुर्गी एक उसका बहुत अच्छा स्रोत है। यहाँ पर जो हमारे पास में आप देख रही हैं कड़कनाथ मुर्गी है। कड़कनाथ मुर्गी जो बेसिकली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की प्रजाति है, और यहाँ पर इसको देखें कि लोगों की मांग बहुत ज़्यादा है। इसका जो मांस होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मांस होता है, और फार्मर्स जो हमारे हैं इसके मांस के लिए और अंडे के लिए इसको पाल रहे हैं और बहुत अच्छी इसकी इनकम कर रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में हमने हज़ारों फार्मर्स को इसकी मुर्गियों का अंडा दिया है, और आप अगर आसपास के क्षेत्रों में जाएंगे तो आप 15 के प्राप्त कड़कनाथ मुर्गी को मिलेगी आपकी है। और ये हमारे पास एक उत्तरा फाउल है। उत्तरा फाउल जो है हमने यहाँ जो उत्तराखंड के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वहाँ से हमारे वैज्ञानिकों ने इसको, जो डिपार्टमेंट ऑफ LPM के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर SK सैनी, उन्होंने इसको आइसोलेट किया है, इसको करेक्टराइज़ किया है, और इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। फार्मर्स के अंदर इस ब्रीड की भी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है। नीचे जो हमारे पास में ऑस्ट्रोलॉर्प हैं और SIR मुर्गी हैं, ये मुर्गी हम इसलिए पालते हैं क्योंकि कम समय में इनका जो अंडा उत्पादन है, मांस उत्पादन है, तेज़ी से होता है। इनके कंपनी जो हमने ऊपर दिखाया आपको कड़कनाथ, इनमें जो कि फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी थोड़ा कम होती है, इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन मांस जो स्वादिष्ट होता है और हमारी स्वदेशी प्रजाति है। और सर, अगर मैं बात करूँ तो जो कड़कनाथ का प्राइस रहता है वो 1000 रुपये किलो के आसपास रहता है, तो ये जो प्राइस इतना हाई है, इसकी वजह क्या रहती है? इसका प्राइस इसलिए हाई होता है क्योंकि इसका जो हमारी लागत इसको उत्पादन करने में वो थोड़ी ज़्यादा आती है, इसका मैनेजमेंट में, इसलिए इसका प्राइस बढ़ जाता है। यहाँ पे और भी कई चीज़ें लगी हुई हैं, तो आइए अब आपको ले चलते हैं वहाँ पे। ये क्या है? यहाँ पे जो साहीवाल गाय है, इसका जो ये पोस्टर लगा हुआ है, तो साहीवाल जो गाय होती है ये क्या है, इसकी क्या क्या जो स्पेसिफिकेशन होते हैं? देखिए, साहीवाल हमारी अपनी ब्रीड है, स्वदेशी ब्रीड है। हम लोग जाते हैं इसमें क्रॉस ब्रीड पालते हैं, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, दूधी प्रोडक्शन होता है, लेकिन साहीवाल अपनी स्वदेशी ब्रीड है, और इसका जो हमारी क्रॉस ब्रीड है उनके मुकाबले दूध तो थोड़ा कम होता है, लेकिन दूध का मात्रा स्वादिष्ट अच्छा होता है इसका जो है, और हमारी बड़ी हार्डी गाय है, अपने यहाँ की है। और हमारे जो पशुपालक इस समय हैं वो स्वदेशी गाय की तरफ बहुत उनका रुझान हो रहा है, उसमें हम रिकमेंड करते हैं इस रीजन के लिए कि हम साहीवाल को पालें। ये जैसे लिखा है ना, अखिल भारतीय समन्वय शोध परियोजना, ये हमको भारत सरकार से मिली हुई है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने बहुत सारे फार्मर्स का चयन कर रखा है। हम नियमित तौर पर उन फार्मर्स के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं खिलाई पिलाई कैसे करें, और कैसे कम से कम उम्र में बच्चे उसकी जो हीफर्स होती है मैच्योर हो जाएं वो, और ब्याह उसको मतलब गाभिन कराया जा सके और दूध बढ़ सके। हम रेगुलर इसके लिए फार्मर्स के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा विश्वविद्यालय और हमारा महाविद्यालय कराता रहता है। और जैसे मैं यहाँ पे अभी ये देख सकती हूँ कि यहाँ पे जो गाय जो होती है उसकी जो स्टेजेस होती हैं, तो वो क्या है सर, इसके बारे में बताएं। इनफैक्ट ये हम 2 कार्यक्रम रखते हैं। एक तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारी जो गाय जब गाभिन होती है तो 1 दिन का बच्चा कैसा हो दिखाई नहीं पड़ता है, 20 दिन का बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है, कम से कम उम्र में कब बच्चा बनता है, तो उसकी डिफरेंट स्टेज हमने यहाँ पर, ये सब जो सैंपल हैं ये वास्तविक समय हैं जो हमने कहीं से कलेक्ट किए हैं। ये हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनको पढ़ाने की ज़रूरत होती है। दूसरा, हम फार्मर को भी ये दिखाते बताते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में जो बच्चा होता है गाय का, भैंस का, जो भी है, कितना नाजुक होता है, उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, वो भी हम फार्मर्स को बताते हैं। क्या क्या उनको सावधानी रखनी चाहिए ताकि उसके बच्चे का नुकसान ना होने पाए फार्मर को, वो हमने यहाँ डिपिक्ट कर रखा है। यहाँ पे ये एक और चीज़ यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है कि पशुओं से मनुष्यों में कौन सा रोग जो है वो जा सकते हैं, इसके बारे में। देखिए, ये चीज़ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग हर समय पशु के साथ रहते हैं। अगर हमको ये नहीं मालूम होगा पशुओं से कौन सी बीमारी हमको आ सकती है और हमसे कौन सी पशुओं में जा सकती हैं, तो क्या होगा, पशुपालक को और पशु दोनों को ही नुकसान होता है। इसलिए हमने यहाँ पर मुख्यतः 2 रोगों का लगाया है। एक तो हमारा ट्यूबरकुलोसिस का है और दूसरा ब्रुसेलोसिस की होती है। ये दोनों ही रोग जो है पशुओं से ह्यूमन बींग में, ह्यूमन बींग से उसमें आते हैं। ब्रुसेला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है, पशु में अगर बीमारी आती है तो अबॉर्शन हो जाता है।
तो हम फार्मर को बताते हैं कि इसके क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, इसका टीकाकरण भी होता है, वो टीकाकरण कब कराना चाहिए, वो सब जानकारी देते हैं ताकि भविष्य में इस टाइप की कोई भी बीमारी आए, अगर उसके यहाँ समस्या हो गई तो उसके पशु को बचाया जा सके। और सर ये यहाँ पे जो रोग लगता है उसका किस तरह से जांच की जा सकती है, उसके बारे में आई थिंक। ये एक्चुअली जो है दूध के अंदर एक थनैला रोग होता है, मैस्टाइटिस उसको बोलते हैं, और ये बहुत ही कॉमन जो बीमारी है, सामान्य बीमारी है, पशु में लग जाती है। कई बार पशुपालक को पता नहीं लगता है, तो उससे क्या होता है, 4 थन होते हैं ना हमारे पास हैं, किस थन में भी, चारों थन में आ सकती है, एक थन में भी आ सकती है, 2 में भी आ सकती है। अगर उसका ढंग से उसका उपचार नहीं होता तो उसमें थन खराब हो जाता है। पशु का थन खराब होने 2 नुकसान होते हैं, एक तो दूध नहीं मिलेगा उसको, जब पशु बेचने जाएगा उसको तो उसकी मार्केट में पशु की कीमत नहीं मिलती है। हम यहाँ पर ये बताते हैं, पशु को टेस्ट करने के लिए हमने जो बहुत सारे मेथड हमारे पास रहते हैं कि वो इसको हर क्वार्टर से अपना उसका दूध निकालेगा और हम उसको बता देते हैं कि किस में आपका मैस्टाइटिस है, तो वो उसी हिसाब से बचाव करता है। बोलते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है, उसको पशुपालक लगवा ले, अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के, उसको हमने प्रदर्शित किया यहाँ पर है। तो इसके बारे में ये किस तरह से उपयोग में लाया जाता है? ये एक्चुअली जल तो हमारा बहुत ही ऐसा स्रोत है जिसकी कि बहुत कमी होती जा रही है, और जल की एक एक बूंद को अगर हम बचा सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शुद्ध जल हो तो और भी होता है। उसी को ये कैसे इसको हमको प्रयोग में लाना है, इसके लिए इसको दिया गया है कि कैसे हम अच्छा जल लें, अपने आप चलता रहता है, इसको है प्रोटेक्ट करता है, लोग पीते रहते हैं पशु इसको जो है। और सर यहाँ पे ये जो हमारे सुअर होते हैं, आप देखते हैं जिसको सूकर बोलते हैं हम हैं, उसमें तो लीटर साइज़ बहुत बड़ा होता है, 12 से 15 बच्चे तक उसमें रहते हैं। तो कई बार उनको अलग से हमको फीड कराना है, करना है, तो कैसे एक मदर को फीड नहीं कर सकते सब हैं। हम यहाँ पर दूध को निकाल करके उनको जो आर्टिफिशियल करते हैं, तो वो मिल्क सकिंग डिवाइस उसके लिए बनाई गई है। यहाँ पर इसको सबको लगा देते हैं, वो अपना इसको मिल्क को सक करते रहते हैं, इसी के हिसाब से कर देते हैं। तो ये बड़ा हमको आसान रहता है, उनकी ग्रोथ लेने में फ़ायदा रहता है इससे जो है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो सब कुछ लगा है वो मॉडल के रूप में लगा हुआ है। जो पशु होते हैं उनमें किस तरह के रोग पाए जाते हैं उस चीज़ को लेकर सर ये भी यहाँ पे है। देखिए, इसमें हम सब चीज़ बताएं, रोग को लगाया है, कई बार हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो चीज़ हम सोचते हैं पशु कोई दूसरे पशु को चाट रहा है, वो दीवार को चाट रहा है। हम आदमियों में भी देखते हैं इस चीज़ के लिए हैं कि वो करते रहते हैं, तो कोई ना कोई वो बीमारी होती है, उसके अंदर कोई कमी होती, तभी ऐसा पशु करता है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हेयर बॉल कंडीशन है। पशु एक दूसरे को चाटते रहते हैं, वो उनके अंदर कई बार नमक की कमी होती है, कैल्शियम कमी होती है, मिनरल मिक्सचर की कमी होती है, वो लेते रहते हैं, और ये जाके पशु के पेट में बड़ी बड़ी बॉल बन जाती हैं। ये तो एक छोटी सी आपको दिख रही है, हमने रखी नहीं है, लेकिन कई बार फुटबॉल के आकार की आती हैं, और जब पशु के पेट में उतनी बड़ी बॉल बन जाएगी तो आप समझ सकते हैं उसकी जो पाचन क्रिया है वो उसका कितना प्रभावित होगी। पशु खा नहीं पाएगा, हम तो खाना देंगे लेकिन वो प्रभावित नहीं होता, उसका खाना लगता नहीं, उसमें बीमारी बढ़ती आती है। अभी जैसे हमने जो जो रोग पाए जाते हैं उन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया, अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है कि एनिमल्स को फीड क्या दिया जाए जो आसानी से उपलब्ध हो। तो मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ कि अलग अलग चीज़ें लगी, इसके बारे में बताइए। देखिए, किसी भी पशुपालन को कार्यक्रम को हम करते हैं तो उसमें मैनेजमेंट की, उसकी ब्रीड की तो अपनी अहमियत होती है, लेकिन खिलाई पिलाई की सबसे अधिक महत्व होता है। अगर अच्छी खिलाई पिलाई हो जाती है तभी हम पशु से अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छा दूध देगी, जो नर पशु है उसका प्रोजनी अच्छी आएगी, उसके माध्यम से वो करते हैं। तो यहाँ पर हमने विभिन्न तरह के जो हमारे आहार अवेलेबल हमारे पास में रहते हैं उनको किया है ना, नाक्षरो मंत्रहीनम न मूलाम चानौषधम अयोग्यो पुरुषा नास्ति योजिकस्तत् दुर्लभम। यानी कि कोई भी हमारे पास में जो हम बोलते हैं उसमें कोई ना कोई सेंस होता है, कोई बात बिना संस्कृत, इससे हम कहते हैं बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। कोई भी पृथ्वी पे जो हर्ब्स अवेलेबल हैं उसमें कोई ना कोई उसमें औषधि ज़रूर होती है, हम उसका उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है हमको ये नहीं है कि कोई व्यक्ति को कुछ आता जाता नहीं है, सबको सब आता है, हमको उसका मैनेजमेंट आना चाहिए। वही हमने यहाँ डिपिक्ट किया है कि हमारे जो भी पेड़ पौधे हैं उनमें कोई ना कोई औषधि है, आप कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं, इस पर हम रिसर्च करते हैं और फार्मर्स को बताते हैं कि आपको किस बीमारी के लिए, भूख बढ़ाने के लिए या उपचार के लिए कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है। इस पर हमारे विद्यार्थी शोध कार्य कर रहे हैं। एंड सर यहाँ पे और भी मैं देख रही हूँ, जैसे ये जो बाम है, जो मरहम है, वो भी उनके लिए बनाए गए हैं, जिसको अब धीरे धीरे ही होता जा रहा है, लेकिन आप घर के ही कुछ प्रोडक्ट्स को यूज़ करके ये बाम जो है बना सकते हैं। देखिए, ये चीज़ हम लेते हैं, हर बार क्या होता है पशुओं में आप बाहर से दवाइयाँ खरीद के लाएँ, बड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन हमारे पास घर के अंदर बहुत सी चीज़ें रहती हैं, औषधि रहते हैं, मसाले रहते हैं, जिससे हमारे बुजुर्ग लोग उपचार किया करते थे।
उसी तरीका हमने यहाँ प्रयोग कर रहे हैं जो हमारी इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज है, स्वदेशी ज्ञान है। स्वदेशी ज्ञान को कैसे उपयोग में लाया जाए ताकि आप पशु के उपचार के लिए वो जो भी उसका दवाई है घर पे तैयार कर सकें और अपने पशु को जो उसका लागत बढ़ती है उपचार की उसको बचा सकें, वो हमने यहाँ पर डिपिक्ट किया है। इस पर हम शोध कार्य भी कर रहे हैं। ये सभी चीज़ शोध कार्य चल रहा है हमारा। और सर यहाँ पे जो पशुओं में जो कीट है, अगर मैं कहूँ, हाँ, परजीव हैं, वो पाए जाते हैं, ये मतलब किस तरह का इनको मतलब वक्त में उनको वो डीवॉर्म करना कितना ज़रूरी है? देखिए, पशुओं में जब आप देखें तो हम छोटी उम्र से ही 3 महीने के बाद में से लेकर बाद तक हमारे पास कोई ना कोई परजीव पाया जाता है। वो पेट में भी हो सकते हैं, वो आंतों में हो सकते हैं, वो लीवर के अंदर जाते हैं और किसी भी भाग में जब परजीवी जाता है तो उस भाग को नष्ट कर देता है, उसकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है और जो उत्पादन उससे लेना है हमको, वो दूध के माध्यम से लेना है, ऊन के माध्यम से लेना है, मीट के माध्यम से लेना है या मुर्गी में अंडे के माध्यम से लेना, वो प्रभावित होता है। हमने यहाँ पर ये सब दिखाया है कि किस जानवर के अंदर या किस जो बर्ड की प्रजाति है पोल्ट्री में वो पाए जाते हैं, उसका क्या उपचार होता है, उसके बारे में हम फार्मर्स को अवेयर करते हैं। और ये करते हैं हमें फार्मर्स को कि वो 3 से 6 महीने में जैसा जिस बीमारी आती है अपने पशु के गोबर का परीक्षण करा करके उसको डिवर्मिंग कराता रहे। और ये भी हम मानते हैं, अभी बरसात सीजन चल रहा था, ख़त्म हुआ है, इसके बाद तो हम सभी को रिकमेंड करते हैं कि अपने पशु की डिवर्मिंग जरूर कराएं। होते हैं पशु हैं, एक बार करा लेने की कम लागत आती है, लेकिन उसका पशु जो होता है वो हमेशा दुग्ध उत्पादन में या उसके बढ़वार में, मांस में अच्छा उत्पादन देता है। तो अभी हमने जाना कि किस तरह से जो जानवर होते हैं उनमें कई तरीके के परिजीव हैं वो पाए जाते हैं। पंतनगर यूनिवर्सिटी में आप किस पोजीशन पे है वो बताएं। नमस्कार, मेरा नाम शिवांशु तिवारी है। मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में एग्रिप का प्रोजेक्ट है फ्रिजवाल ऑन कैटल्स पे। फ्रिजवाल नस्ल की जो गाय है उस पर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी में मैं वरिष्ठ शोध अध्येता हूँ, सीनियर रिसर्च फेलो के पद पर कार्यरत हूँ। तो यहाँ पे जो ये मैं देख रही हूँ अलग अलग जो अंडे पड़े हैं, ये है किस चीज़ के और उनकी खासियत क्या है? मुर्गियों के अंडे हैं। ये एक ईमो का अंडा है, डेमोन्स्ट्रेशन की पर्पज़ से बंद रखा हुआ है। यहाँ पे उत्तरा फाउल है, उत्तरा फाउल में कड़कनाथ और यहाँ 15 की प्रजाति है मुर्गी की उत्तरा, उसको यहाँ बनाया गया है। इसका अंडा है, ये सफ़ेद कॉर्निश का है, वाइट लेगहॉर्न, RIR नेकलेट कड़कनाथ का अंडा है। ये ऑस्ट्रियोलार्प का है, कोलंबियन, ये बटेर का अंडा है और ये आपका गिनिया फाल का अंडा है जी। यहाँ पे हमने देखा कि मतलब अलग अलग जो एनिमल, जो वेटनरी से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो बटेर का यहाँ पे अलग से लगाए भी गए हैं। मैं वापसी जो है सर के पास जाऊँगी और उनसे चाहूँगी कि बताएं कि किस तरह से उनका जो डिपार्टमेंट है वो आगे इस क्षेत्र में काम कर रहा है, कौन कौन सी गतिविधियों पर काम कर रहा है। देखिए, हमारा जो विभाग है, वैसे तो जो विश्वविद्यालय है वो और हमारा महाविद्यालय है वो जो पशु से रिलेटेड जितने भी शोध कार्य हैं, प्रसार कार्य हैं, सभी पे कार्य कर रहा है। पशुपालन अच्छा कैसे किया जाए, इसलिए हम हर बार जो किसान मेला होता है उसमें एक पशु प्रदर्शनी का आयोजित करते हैं। पशु प्रदर्शनी में विभिन्न क्षेत्रों से आसपास के जो हमारे हैं वो लोग पशु लेकर के आते हैं और 100-125 तक पशु आते हैं। उसमें हम उनकी जजिंग करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है और चैंपियन पशु कौन है। इससे पशु में उत्साह होता है और अगली बार वो सोचते हैं हमारे पशु में क्या कमी रह गई है, उसको और अच्छे से तैयार करके पशु को लाते हैं। वो सारी प्रदर्शनी का हमने यहाँ पर रिपीट कर रखा है और इसमें जो हमारे आप देखें पिछले चार्ट में कुलपति जी हैं, वो जो बेस्ट पशु है, चैंपियन पशु है, उसका चुनाव कर रहे हैं। तो इससे फार्मर को बहुत उत्साह रहता है कि किस दिन हमारा कैटल शो होगा यहाँ पर। वो फार्मर काफ़ी संख्या में पशु को लेकर के आते हैं, वो हमारी एक्टिविटी है यहाँ। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से जो वेटनरी का स्टॉल है, यहाँ पे बहुत चीज़ें जो यहाँ पे फार्मर्स आए हैं उनके लिए लगाई गई हैं। तो किसान ऑफ इंडिया आपके लिए ऐसी स्टोरीज लाता रहा है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।